The Catholic clans that inhabited the Scottish Highlands suffered terrible repression whenever they, यहाँ पर बात हो रही है कि जो स्कॉटिश हाईलैंड्स के जो भी लोग थे, जिन कैथोलिक कुलों ने जब भी अपनी आज़ादी को व्यक्त करने की कोशिश की, उनको ज़बरदस्त रिप्रेशन का सामना करना पड़ा। स्कॉटिश हाईलैंड के लोगों को अपनी गैलिक भाषा बोलने या अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहनने की मनाही थी। उनमें बहुत सारे लोगों को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया। आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ। आयरलैंड आयरलैंड जो था सफ़र्ड सिमिलर फेट। आयरलैंड का भी यही सेम हश्र हुआ। वो ये इट वाज ए कंट्री ऑफ डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। दो अलग अलग जो लोग धर्म के गुट थे, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, उनमें बटा हुआ था ये देश। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों जो बहुत ज़्यादा बहुसंख्यक कैथोलिक देश पर प्रभुत्व बढ़ाने में सहायता की। मीन्स इंग्लिश जो थे, द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट, जो अंग्रेज़ थे, इंग्लिश लोग, उन्होंने हेल्प की प्रोटेस्टेंट को, आयरलैंड के जो भी प्रोटेस्टेंट थे, कि वो अपना डोमिनेंस हासिल करें उस कैथोलिक कंट्री के ऊपर। कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस। जो भी कैथोलिक रिवोल्ट्स हुए ब्रिटिश डोमिनेंस के खिलाफ, उनको दबा दिया गया। आफ्टर ए फील्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फ टॉन and his United Irishmen, Ireland was forcibly incorporated into United Kingdom 1801। और उसके बाद यहाँ इन लोगों ने जब भी कैथोलिक विद्रोह जो थे उनको कुचल दिया गया। वोल्फटॉन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन की अगुवाई में असफल विद्रोह के बाद 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। एक नए ब्रिटेनी राष्ट्र का निर्माण किया गया जिस पर हावी इंग्लिश जो संस्कृति था उसका प्रचार और प्रसार किया गया। नए ब्रिटेन के जो भी प्रतीक चिन्ह थे, उनका ब्रिटेनी जो झंडा था, यूनाइटेड जैक, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग, इसको खूब बढ़ावा दिया गया। पुराने जो राष्ट्र इस संघ में सिर्फ दे वर एक्टिवली promoted and older nation survived as a subordinate partners of this union। जो भी दूसरे थे उनको सिर्फ एक सहयोगी के रूप में ही माना गया। यहाँ पर साइड में पिक्चर भी दिया गया है। जो गैरीबोल्डी है, सार्डिनिया पिडमोंट के राजा विक्टर एम्यूल टू को इटली नाम का बूट पहनाते हुए उसकी मदद कर रहा है। तो ये एक व्यंग चित्र है, एक इंग्लिश कैरिकेचर है 1859 का। उसके बाद है visualizing the nation। While it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, किसी भी शासक को एक मूर्ति या चित्र के रूप में दिखाना एक आसान है, लेकिन किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है? हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग ए फेस टू द नेशन? मतलब किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को एक फेस देना कितना मुश्किल काम है। आर्टिस्ट इन 18 एंड 19 सेंचुरीज फाउंड ए वे आउट बाय पर्सनिफाइंग ए नेशन। तो उस समय पर 18वीं और 19वीं शताब्दी के जो कलाकार थे, उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल कर दिया। मानवीकरण का मतलब, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है किसी भी अमूर्त चीज़ को एक साक्षात जीती हुई चीज़ का नाम दे देना या उसको इस तरीके से प्रेजेंट करना। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने एक देश को कुछ इस तरीके से चित्रित किया जैसे कि कोई व्यक्ति हो। मीन्स राष्ट्र जो है, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज ए इफ़ इट वर ए पर्सन, कि कोई भी देश जो है, कोई भी राष्ट्र जो है, वो एक इंसान के रूप में हो। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज ए फीमेल। उस समय पर जो देश थे उनको नारी के रूप में दिखाया जाता था, कि औरत के रूप में चित्रित किया जाता था। जैसे हम अपने देश की बात करें तो भारत माता के नाम, हम भारत को एक भारत माता की तरीके से जानते हैं। उस समय में राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया था, वो असल जीवन में कुछ खास महिला नहीं थी। ये तो राष्ट्र को इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन कॉन्क्रीट फॉर्म। किसी भी अमूर्त आइडिया राष्ट्र के को एक सही जीते जागते इंसान के रूप में दिखाने का एक तरीका था सिर्फ ये। और यानी कि नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। दिस इज़ द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। मतलब एक नारी के रूप में इसको दिखाया गया। एलिगरी का मतलब क्या होता है? व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, जब कोई भी एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है उसको एक्सप्रेस किया जाता है किसी भी व्यक्ति या किसी भी चीज़ के द्वारा।
देन यू विल रिकॉल दैट, हम देखेंगे, हमें याद होगा कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, जो भी आर्टिस्ट थे उन्होंने फीमेल एलिगरी को पोर्ट्रे किया था, जैसे कि आइडियाज़ लाइक लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक, इन सभी को इस तरीके से दिखाया गया था। दीज आइडियाज़ वर रिप्रेजेंटेड थ्रू स्पेसिफिक, इन सारे आइडियाज़ को रिप्रेजेंट किया गया था स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या सिम्बल्स के द्वारा। एज यू वुड रिमेंबर, जैसे आपको याद होगा जो भी एट्रीब्यूट्स थे लिबर्टी के, उनको दिखाया गया था रेड कैप के थ्रू, ब्रोकन चेन के थ्रू, वाइल द जस्ट, लेकिन जस्टिस को दिखाया गया था ब्लाइंड फोल्डेड, एक औरत जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कैरिंग ए पेयर ऑफ वेइंग स्केल, जो जिसके हाथों में तराजू लिए हुए है वो, तो उसको न्याय के रूप में दिखाया गया था। इसी प्रकार जो भी सिमिलर फीमेल एलिगरीज वर इन्वेंटेड, जो फीमेल एलिगरीज थी इनको इन्वेंट किया गया, जो भी 19th सेंचुरी के कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए, राष्ट्र को रिप्रेजेंट करने के लिए। फ्रांस में इसको दिखाया गया था, फ्रांस में जो क्रिश्चियन मैरियन एंड ए पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, यहाँ पर फ्रांस में लोकप्रिय जो ईसाई नाम है मैरियन, इसको नाम दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया था। इसके जो चिन्ह थे, सिंबल्स जो थे, उसमें स्वतंत्रता और गणतंत्र थे, लाल टोपी, तिरंगा, कलगी, ये सब चीज़ें थी। मैरियन की जो प्रतिमाएं थी उनको चौक जो भी चौराहे थे वहाँ पर उनको लगाया गया, ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लोग उससे अपना जो कॉन्टैक्ट कर सकें। एंड मैरियन वर erected in public squares to remind public of nation symbol, देश के जो सिंबल हैं, नेशनल सिंबल हैं, उनकी याद आती रहे, तो और persuade them to identify, और उसको persuade कर सके कि लोग जो अपने आप को अपने देश के साथ जोड़ के देख सके। मैरियन इमेजेस वर मार्क्ड ऑन, और फिर मैरियन की जो इमेजेस थी उनको सिक्कों पर, उनकी स्टैम्प्स के ऊपर उनको छापा गया। सिमिलरली जो जर्मनिया है, इसको एक सिंबल रखा गया था जर्मन नेशन के लिए इन विजुअल रिप्रेजेंटेशन। जर्मेनिया वियर्स ए क्राउन ऑफ ओक लीव्स, जो अगर जर्मेनिया का फोटो यहाँ पर साइड में दिया भी गया है कि जो जर्मेनिया है वो इसका फिलिप वेट ने बनाया था 1848 में। इसमें जो चित्रकार है उसने जर्मेनिया को इस चित्र में सूती झंडे पर बनाया, ताकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकाना था, और वहाँ पर मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी, वहाँ का ये फ़ोटो है। और इसमें जर्मेनिया जो है वो ओक लीव्स के क्राउन पहने हुए हैं, जो जर्मन ओक स्टैंड फॉर हेरोइज्म, तो जर्मन का जो ओक है वो हमेशा, जर्मन बलूत जो है ओक का पेड़, वो हमेशा वीरता का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट जो है उसमें मीनिंग्स एंड द सिम्बल्स दिए गए हैं, एट्रीब्यूट और सिग्निफिकेंस क्या है, ब्रोकन चेन का मतलब क्या है, वो सब कुछ। उसके बाद यहाँ पर एक फ़ोटो द फैलन जर्मेनिया जूलियस वीबर ने बनाया है 1850 में, कि जो जर्मेनिया है वो किस तरीके से गिरी हुई है। यहाँ पर बताएं कि इस चित्र में आपको क्या दिख रहा है और किन किन इस बॉक्स में दिखाया गया है। जर्मेनिया के कुछ गुणों को पहचाने और तस्वीर में क्या क्या दिखाया गया है उसके बारे में एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। उसके बाद है दूसरा एक और फ़ोटो दिया गया है, जर्मेनिया गार्जियन द राइन, यहाँ पर इस फ़ोटो में दिखाया गया है जो जर्मेनिया है द गार्जियन ऑफ द राइन, राइन जो नदी है उसके ऊपर पहरा देते हुए जर्मेनिया को दिखाया गया है। 1860 में जो आर्टिस्ट था लॉरेंस क्लासेन, उसने ये चित्र बनाया था। और जर्मेनिया की जो तलवार पर खुदा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इस तलवार पर, जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट नेशनलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म। By the last quarter of the 19th century, nationalism no longer retained in its idealistic, liberal, democratic sentiments. उसके बाद जो 19वीं शताब्दी तक आते आते जो राष्ट्रवाद जो था वो एक आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव वाला नहीं रह गया था जो सदी के शुरुआत में था। मीन्स 19वीं शताब्दी के शुरुआत में जो राष्ट्रवाद की बातें हो रही थी, लास्ट तक वो बातें नहीं रह गई थी। लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सेंचुरी बट बिकेम ए नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड। लेकिन ये जो बातें थी ये सिर्फ एक सिद्धांत, एक नैरो माइंडेड सिद्धांत बनकर रह गया था इस सदी के ख़त्म होते होते। इस बीच का जो दौर था, राष्ट्रवादी जो समूह थे वो एक दूसरे के प्रति अनुदार चलते होते गए और लड़ने के लिए हमेशा
ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप, इस बीच में जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे दे बिकेम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट ऑफ ईच अदर, जितने भी अलग अलग नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो एक दूसरे के लिए बिल्कुल इनटॉलरेंस थे, और दे वर एवर रेडी टू गो टू वॉर, और हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहते थे। द मेजर यूरोपियन पावर्स इन टर्न मैनिपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशंस ऑफ द सब्जेक्ट पीपल इन यूरोप टू फर्दर देयर ओन इम्पीरियलिज्म एम्स, और यहाँ पर जितनी भी यूरोपीय शक्तियाँ थीं उन्होंने अपने साम्राज्यवादी, इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है साम्राज्य का विस्तार करना, अपने साम्राज्य को बढ़ाना, तो जितने भी साम्राज्यवादी जो लोग थे, जो साम्राज्यवादी उनके उद्देश्य थे कि अपनी एरिया, अपनी टेरिटरीज को बढ़ाना, इसके पाने के लिए इन सभी यूरोपियन पावर्स ने अपने जो लोग थे उनकी जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी उनका इस्तेमाल किया गया, मीन्स लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। 1871 के बाद यूरोप के अंदर the most serious sources of nationalist tension in Europe after 1871 was the area called the Balkans. यूरोप के अंदर सबसे जो गंभीर राष्ट्रवादी तनाव जो था वो कहाँ पर था? बाल्कान के क्षेत्र में था। ये जो क्षेत्र है इसकी भौगोलिक और जातीय भिन्नता थी। मीन्स दिस बाल्कान वॉज ए रीजन ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे रोमानिया। आज का जो इसमें आज मतलब अलग अलग भौगोलिक और अलग अलग जातीय भिन्नताएं हैं इसमें। आज का जो रोमानिया है, बुल्गारिया है, अल्बानिया है, यूनान है, मैसेडोनिया है, क्रोएशिया है, बोस्निया है और हर्जेगोविना है, स्लोवेनिया है, सर्बिया और मॉन्टेनेग्रो, ये सारे एरिया इसमें शामिल थे बाल्कान में। तो इस क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लोव कह के पुकारा जाता था। इन एरिया में रहने वाले लोगों को स्लोव कहते थे। बाल्कान क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के अंडर में था। बाल्कान क्षेत्र में रूमानी राष्ट्रवाद के विचारों को फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन में स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। द स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन बाल्कान, जैसे जैसे वहाँ बाल्कान के एरिया में लोगों के अंदर रोमांटिक नेशनलिज्म की फीलिंग्स आई एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द, और जैसे ही ओटोमन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हुआ, अलग अलग टुकड़ों में बटा, दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव, तो ये यहाँ पर विस्फोटक हो गई स्थिति। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी, पूरी 19th सेंचुरी के दौरान ओटोमन साम्राज्य जो था इसके मॉडर्नाइजेशन और इसके अंदर जो आंतरिक सुधार है उसके ज़रिए ये जो ओटोमन साम्राज्य था ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा, लेकिन इसमें बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद उसके अंडर जो भी यूरोपियन राष्ट्रीयताएं थी उसके चंगुल से निकलकर जो मतलब जितने भी एरिया थे तो उन सभी ने ओटोमन साम्राज्य से निकलकर अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। बाल्कान लोगों ने आज़ादी और राजनीतिक अधिकारों के अपने दावों को राष्ट्रीयता का एक आधार बनाया। मीन्स वहाँ के जिस भी एरिया के लोग इसके अंडर से ओटोमन साम्राज्य के अंडर से निकल रहे थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रहे थे। तो इसने यहाँ का इतिहास का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए किया गया कि वो कभी स्वतंत्र थे। मीन्स हर एक जो भी देश होता है जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करता है तो वहाँ उसकी हिस्ट्री में यही दिखाया जाता है कि पहले समय में ये आज़ादी हुआ करता था। तो बाल्कान क्षेत्र के जो विद्रोही थे राष्ट्रीय समूहों ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयास के रूप, हैंस द रेबेलियस नेशनलिज्म इन बाल्कान, जितने भी रेबेलियस नेशनल थे बाल्कान में, थॉट ऑफ देयर स्ट्रगल, इन्होंने अपने स्ट्रगल को इस तरीके से देखा कि उनका एक अटेम्प्ट है ताकि दे कुड विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, कि वो अपनी लंबे समय से खोई हुई इंडिपेंडेंस को वापस हासिल कर सकें। एज द डिफरेंट साल्विक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, जैसे जैसे अलग अलग स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कान क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कान राज्य एक दूसरे से भारी नफरत करते थे। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की कोशिश में रहता था। जो सिचुएशन थी वो और भी ज़्यादा इसलिए मुश्किल हो गई क्योंकि बाल्कान क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा हो रही थी।
and matters were further complicated because Balkans also became the scene of big power rivalry. यहाँ पर बड़ी ताकतें आपस में लड़ाई कर रही थी ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए. During this period there was intense rivalry among यहाँ पर यूरोपियन पावर्स जो थी उनमें सबसे ज़्यादा झगड़ा चल रहा था ट्रेड को लेकर और कॉलोनीज बनाने को लेकर, एज वेल एज उसके साथ साथ जो नेवल और मिलिट्री माइट है उसको और भी ज़्यादा, मतलब नेवल फोर्सेस और जो सैन्य ताकत है उसको अंदर और भी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा था. और जिस तरीके से बाल्कान समस्या आगे बढ़ी उसमें ये जो राइवलरी थी ये सामने खुलकर आई. रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, इनकी हर ताकत बाल्कान पर अन्य शक्ति की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को, मतलब सारे लोग जो थे बाल्कान के एरिया के ऊपर डोमिनेट करना चाहते थे. इससे इन इलाकों में कई सारे युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ. मतलब सारे जो देश थे ये आपस में लड़ने लगे और इसका जो रिजल्ट हुआ था फाइनली दैट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसके बाद यहाँ पर एक मैप दिया गया है, ए मैप सेलिब्रेटिंग द ब्रिटिश एम्पायर. तो इसमें ब्रिटिश एम्पायर का यशगान करने के लिए एक मानचित्र बनाया गया है. इसमें क्या दिखाया गया है, सबसे ऊपर जो फरिश्ते हैं वो स्वतंत्रता का बैनर हाथ में थामे दिख रहे हैं. अगले भाग में जो ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक है ब्रिटानिया वो विजय भाव के साथ विक्ट्री के साथ भूमंडल के ऊपर बैठा हुआ है. उपनिवेशों का शेर, हाथी, वन जो आदि मानव है उनके अलग अलग चित्र दिखाए गए हैं. दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है. मीन्स जो डोमिनेशन है वर्ल्ड के ऊपर शोन एज द बेसिस ऑफ ब्रिटेन्स नेशनल प्राइड, कि जो दुनिया पर जो प्रभुत्व बनाया है ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव इसको इस तरीके से दिखाया गया है, एज ए प्राइड इसको दिखाया गया है. नेशनलिज्म लिंक्ड विद इम्पीरियलिज्म, जो राष्ट्र साम्राज्यवाद जो है वो जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप में महाविपदा की ओर ले गया. जो नेशनलिज्म था उसके साथ इम्पीरियलिज्म भी जुड़ गया. इसकी वजह से जो यूरोप था वो डिज़ास्टर की तरफ जा रहा था 1914 तक आते आते. बट मीनवाइल मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड विच हैड बीन कॉलोनाइज्ड बाय यूरोपियन पावर्स इन 19th सेंचुरी बिगेन टू अपोज इम्पीरियल डोमिनेशन. लेकिन यही वो समय था जब दुनिया के बहुत सारे देश जिनको यूरोपियन पावर्स ने अपने कब्जे में ले रखा था, जैसे हम भारत के लोग, हमारे ऊपर भी ब्रिटेन का कब्जा था, तो सभी जो जितने भी देश थे वो अपने इस डोमिनेशन को अपोज कर रहे थे, अपने देशों को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे इन यूरोपियन पावर से. और वे सभी सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे. एंड ऑल दीज वर इंस्पायर्ड बाय सेंस ऑफ कलेक्टिव नेशनल यूनिटी फोक्ड इन कन्फ्रंटेशन विद इम्पीरियलिज्म. और सामूहिक रूप से ये किसका विरोध कर रहे थे, इम्पीरियलिज्म मीन्स साम्राज्यवाद. जो यूरोप के लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाते हैं दूसरे एरिया को जीत कर या उसको डोमिनेट करके, उसको साम्राज्यवाद कहते हैं. तो राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं नहीं दोहराए गए क्योंकि हर जगह लोगों की ने अपनी तरह से अलग राष्ट्रवाद को विकसित किया. लेकिन बट द आइडिया ऑफ सोसाइटीज should be organized into nation state came to be accepted as natural and universal. लेकिन राष्ट्रीय राज्यों में ये जो विचार हैं समाजों को जो राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए एक स्वाभाविक और सार्वभौम मान लिया गया. इसको एक नेचुरल और यूनिवर्सल मीन्स कि जो नेशन स्टेट है वो उसको एक्सेप्ट किया गया, एक नेचुरल और यूनिवर्सल तरीके से उसको माना गया कि सभी जो देश हैं वो अलग अलग तरीके से इंडिपेंडेंट या एक नेशन स्टेट के रूप में होने चाहिए. सेम लैंग्वेज, सेम एथनिसिटी का जो भी लोग हैं वो एक सेम टेरिटरी में होने चाहिए. सो दैट्स इट इन दिस वीडियो.